मैं जरा रऊफ क्लासा साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पुराने सियासतदान हैं। लगता यह है कि इमरान खान साहब को उनके मशवरे भी शायद समझ नहीं आ रहे और वो ये करना चाह रहे हैं, यानी असेंबली तहलील करना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का जो एक क्लोज हडल होता है सियासी, उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि शायद इस बात को भी अच्छा नहीं समझते या बर्दाश्त नहीं कर पाते कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसे वज़ीर आला पंजाब हैं। आप भी ऐसे लोगों से वाकिफ़ हैं। क्या वजह है? इमरान खान साहब को लगता है कि ये दाव खेलने से वो सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेंगे? बड़ा अहम सवाल है। मैं ज़रा इस पे आता हूँ। ज़रा एक और आपने अभी अपने इंट्रो में जो बातें की, मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। आप इंट्रो बड़ा पावरफुल होता है, आप बड़ा इंतहाई उसको इफेक्टिव आप पेश करते हैं। अभी आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की। ये पाकिस्तान की, मैं ज़रा आपको एक थोड़ी सी हमारी एलीट क्लास है जो हमारे ख़जाने चलाते हैं, मुल्क की किस्मत के फैसले करते हैं, ज़रा उनका माइंड सेट देखें कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब बने थे वज़ीर ख़जाना तो लंदन बैठ के इसहाक डार साहब की पूरी कोशिश थी कि मिफ्ता साहब ना चल सकें, और इनकी वो हर तनकीद बात, वो आपको याद होगा ट्वीट भी होते थे, कभी टीवी इंटरव्यू में, कभी किसी को आते जाते वो बात करते थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े उस पर अनकंफर्टेबल रहते थे। उनकी ये कोशिश थी कि मिफ्ता साहब यहाँ पे सेटल ना हो सकें इसमें अपनी सीट पे। उसकी रीज़न क्या थी कि वो खुद आना चाह रहे थे, लिहाजा उनके बहुत सारे बयानात की वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाद में इंटरव्यूज़ में कहा भी सही, उनका कहना था मुझे सेटल नहीं होने दिया गया। रोज़ाना की बुनियादों पर खबरें आती थी कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब मुझसे नाखुश हैं तो मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से मैं सारी बातें करता हूँ। उनका हमने माइंड सेट देखा। इसके बाद आपको याद इसहाक डार साहब आ गए हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप उनको मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं चलने दे रहे। ज़रा गौर फरमाएं आप। ठीक है, खुल के बात नहीं करते, लेकिन आप इतने बच्चे सारे लोग भी नहीं हैं, आते जाते वो इधर उधर से कुछ ना कुछ पिंच कर जाते हैं डार साहब को कि डार साहब देखें जी चीज़ नहीं हो रही, IMF नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो उस पर उनको कहना पड़ गया था इसहाक डार साहब, भाई साहब कि अब मैं IMF जानूँ और उसके बाद मैं जानूँ और IMF जाने, आप ज़रा वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बावजूद रेस्ट नहीं हो रहा। एक तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अब ज़रा इस कौम को पता होना चाहिए, जिन लोगों को ये लेकर आते हैं, जो इनके ख़जाने चलाते हैं, वो थे शौकत तरीन साहब। वो माशाल्लाह वो अपने उसमें जब ये जा रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब उससे IMF से बातचीत करने के लिए, और पाकिस्तान जो है बिल्कुल उसके करीब था, डिफ़ॉल्ट के करीब था, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि IMF बेल आउट करे। इट वॉजंट अबाउट यहाँ पे हुकूमत का मसला नहीं था, ये मुल्क की बात थी। उन्होंने उस वक्त टेलीफोन घुमाना शुरू कर दिया तरीन साहब, जिसको आके जिस बंदे को इस मुल्क ने इज्जत दी, सेनेटर बनवाया, वज़ीर ख़जाना 2-3 दफ़ा रहे हैं वहाँ पे, बैंक यहाँ पे थे, मतलब बिलियनरी मैन, वो कॉल कर रहे हैं वहाँ पे झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी साहब को कि आप लेटर लिखें IMF की डील ना हो सके। डील ना हो सके का मतलब क्या था? मुल्क ना चल सके और खुदा ना खासा डिफॉल्ट करे एंड वी आर गॉन। इस मुल्क के अगर 3 आपके एलिटिस्ट ये लोग हैं जो एक दूसरे को नाकाम करने के चक्कर में रहते हैं। अगर मैं वजीर खजाना नहीं हूं तो मुल्क बैठ जाए, अगर मैं सीट से हट गया हूं तो उसके बाद IMF ये प्रोग्राम से निकल जाए, मैं नहीं रहा तो उसके बाद क़यामत आ जाने, मैं आखिरी हूं। ये माइंड सेट के साथ आप मुझे बताएं, ये मुल्क है, ये आपके खजाने हैं, तो फिर आपके डिफॉल्ट होने थे, आपके डॉलर ने जाना था, आपकी चीजें होनी थी। ये 3 बड़े लोग हैं, इनकी आप उठा के आप किसी वक्त अपनी प्रोडक्शन टीम को कहें, आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्शन टीम है जो आपको बना के देती है क्लिप। इन तीनों के किस्से पिछले 8 महीने की, शौकत तरीन साहब, ये मिफ्ता साहब और ये डार साहब, इनके जरा बयानात किसी तरह चलाएं, यू विल बी शॉक्ड कि ये इस मुल्क के साथ या इनकी आपस की रेवलरीज जो थी, क्या रहा है, क्या रहा था और इनकी सोच क्या थी, माइंड सेट क्या था। तो मेरा ख्याल है आप इसके बाद, मैं टाइम अपना ज्यादा ले गया हूं, जरा ये वन एंड ओनली भट्टी साहब, ज्यादा उनसे सब्र नहीं होगा, आप उनसे ले लें, मैं अगले सेगमेंट में वो जो सवाल था उस पर बात करूंगा। मैं नहीं वो मैं जरा चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला जवाब मुझे जरूर दे दें, उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि क्यों नहीं चौधरी साहब की बात मानी जनाब इमरान खान साहब ने। भट्टी साहब इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है भट्टी साहब ने आज बहुत से राज बताने हैं। आप बहुत सारा रिस्क ले रहे हैं, अपने ऊपर रिस्क लीजिएगा कि भट्टी साहब को आप जरा थोड़ा सा पीछे करके, मैं तो इनके इधर साथ ही स्टूडियो में बैठा हूँ, लिहाजा बहरहाल सर 2-3 चीजें हैं। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने जो है एक चीज़ का उन्हें पता है, पूरा ये सब जानते हैं, ये कोई ऐसा राज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ या भट्टी साहब दिल में लिए बैठे हैं, अपनी बारी पे वो बताएंगे कि चौधरी साहब को पता है कि अगर मैंने असेंबली तोड़ी और ये PTI इलेक्शन अगला जीत गई, उसमें मार्च अप्रैल में अगर होता है, तो इन्होंने मुझे नहीं बनाना वजीर आला, वो उस्मान बुज़दार ही बनेंगे। ये पूरी PTI को पता है। बल्कि एक दिन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान है, मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कि जनाब ये बताएं, इलेक्शन जीतने के बाद अगर आपकी सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो क्या उस्मान बुज़दार साहब दोबारा वज़ीर आला बनेंगे या क्या, मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जनाब ये सवाल मेरे पे स्केल से ऊपर का है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा बनेंगे वज़ीर। ये उनका लाइव मेरे शो में उन्होंने बात की थी। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके लिए 2-3 मसाइल हैं।
एक तो ये मसला है कि जनाब इन्होंने मुझे दोबारा वजीर आला नहीं बनाना, इट्स ए डन डील। इमरान खान साहब भी उनको नहीं बनाया गया और कोई इस वक्त ये पीटीआई में ये कमिट करने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा सा मसला हल हो सकता था, आप कह दें उस पब्लिक उसमें रैली में कह दें, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मुआहदा कर लें कि भाई साहब आप अगर कुर्बानी देते हैं अपनी वजारत आला की तो हम आपको अगला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उस्मान बुज़ार साहब को नहीं बनाएंगे। उस पर कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब ये सोचते हैं कि भाई साहब आप मुझे वजीर आला बनाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी पार्टी मुझे 8 महीने मजीद वजीर आला बना सकती है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कोई ये मेरा ख्याल 100-150 अरब रुपये के करीब उन्होंने अपने हल्के में या जो गुजरात को नया डिवीजन वगैरह बनाया गया है उन्होंने वहाँ पैसा भेजा हुआ है। अब उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी है, रिलीजेस भी होनी है, डेवलपमेंट भी होनी है। उसी वक्त जो आपको पता है चूँचें गीली भी होती हैं, मतलब वहाँ पे सारे काम होते हैं, उनको फील होते हैं जो अगले 3-4 महीने बजट से पहले के हैं। 125 अरब रुपया जो है मैंने वहाँ पे उसमें रखा हुआ है, उसमें ठेकेदार हैं, बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं, इलाके में काम भी होने होते हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी है, तो वो पैसा तो फिर गया। अगर ये असम्बली अभी तहलील होते हैं, नया निगरान वजीर आजम आया, आपको वजीर आला आता है तो वो तो रोक देगा सारे के सारे फंड्स हैं। सो चौधरी साहब को वो भी एक तलवार अपने ऊपर लटकती नजर आते। तीसरा, वो इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं करते जैसे इमरान खान साहब उन पे ट्रस्ट नहीं करते। सो इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस एक मिसट्रस्ट है। और चौधरी साहब जो हैं उनके पास लास्टली सर बात लंबी होगी, ऑप्शन बड़ा उनके पास सीधा साधा है। उन्होंने अपने आप को वजीर आला रखना है अगले 5-6 महीने 8 महीने के लिए, तो असेंबली ना तोड़ें, फेयर इनफ। हाँ, अगर वो मुने सिलाई उनके बरखुरदार के उन्होंने फ्यूचर को सिक्योर करना, विच आई थिंक कि उनका ये फ्यूचर जो है वो PML नवाज या पीपल्स पार्टी में नहीं है, मुनेस का उनका तरीके इंसाफ में है। मतलब मैं अगर होता और मुझे ये चॉइस होता कि मैंने अपनी वजारत आला बचानी है या मैंने अपने बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर जो सिक्योर करना है, तो मेरा ख्याल है मैं अपने बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर करता। ये 2-3 दफा वजीर आला, तो लिहाजा अगर मैं तो जाता भी ठीक है इमरान खान साहब आप उसके बाद मुझे इलेक्शन के बाद वजीर आला रखें ना रखें, फेयर इनफ। ये मेरा बेटा मुनेस है, ये आपकी पार्टी में रहेगा, आप इसको अडॉप्ट कर लें, मैं पॉलिटिकली अडॉप्ट कर लें, मैं तो ये ऑप्शन लेता सर जी। बाकी उन्हें करनी अपनी मर्जी है। चौधरी साहब 80 थोड़ी सी गाल दस देती है सर। बिल्कुल ठीक है।